Hello everyone, here I Kumal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे all about the poetry Byzantium by William Butler Yeats. विलियम बटलर येट्स की आपके सिलेबस में जो भी पोइम्स प्रिस्क्राइब्ड हैं वो सारी अब तक मैंने डिस्कस कर ली हैं एंड दिस बाइजेंटियम इज़ द लास्ट वन. सो आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट द बाइजेंटियम एंड अबाउट इट्स टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन. सो बाइजेंटियम बेसिकली एक सीक्वल पोइम है, एक सीक्वल पोइट्री है, इसको सिस्टर पोइट्री भी बोला जाता है ऑफ द पोइम सेलिंग टू बाइजेंटियम. सेलिंग टू बाइजेंटियम भी आपके जो सिलेबस है पर्टिकुलर यूपीएससी आईएएस मेंस इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है और मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. तो अगर आपने रिलेटेड टू सेलिंग टू बाइजेंटियम वीडियो लेक्चर नहीं देखा है अब तक, तो पहले आप उस वीडियो लेक्चर को देखें ताकि आपको इस पोइट्री को एटलीस्ट समझने में कोई डिफ़िकल्टी ना आए. सो लेट्स बिगिन विद द पोइम बाइजेंटियम. सो ये बाइजेंटियम जो पोइट्री है वो पोइट ने लिखी थी 1930 में, ठीक है. और मैं इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बता देती हूँ. During the break between these two poems, the poet has undergone physical and intellectual changes. तो जब आपको इंटरकनेक्टिविटी की बात होती है सेलिंग टू बाइजेंटियम एंड बिटवीन द पोइट्री बाइजेंटियम, तो ये एक जर्नी के बारे में एक पोइट्री है जहाँ पे पोइट जो है वो फिजिकल लेवल से इंटेलेक्चुअल लेवल तक पहुँचता है. सेलिंग टू बाइजेंटियम में पोइट ने बात की है ऑल अबाउट द जर्नी टू बाइजेंटियम. बाइजेंटियम एक सिटी है, एक होली सिटी मानी जाती है. वहाँ पे किस तरीके से पोइट अपने खुद के प्लेस को छोड़ के, अपने खुद के ओल्ड प्लेस को छोड़ के वो सिटी ऑफ बाइजेंटियम जाता है. वहाँ पे वो इंटेलेक्चुअलिटी को ढूंढने की कोशिश करता है. सो और ये जो पोइट्री है बाइजेंटियम, इट लुक्स लाइक एन इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ऑफ सेलिंग टू बाइजेंटियम. और ये जो दोनों पोइम्स हैं दे आर कॉमनली एड्रेस्ड एज बाइजेंटियम पोइम्स. तो जब बाइजेंटियम पोइम्स की बात आती है तो उनमें ये दोनों ही पोइट्रीज इंक्लूडेड है, सेलिंग टू बाइजेंटियम एंड बाइजेंटियम. मैंने बता दिया है एक जर्नी है टुवर्ड्स द इंटेलेक्चुअलिटी. और ये जो पोइट्री है बाइजेंटियम, इसमें पोइट ने एक कॉन्ट्रास्ट रिप्रेजेंट किया है बिटवीन द इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमंस का जो इम्परफेक्शन है उसके प्लस एक जो परफेक्टनेस होता है, एक आर्टिस्टिक परफेक्टनेस होता है, उसके उन दोनों के बीच का कंट्रास्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है. और किस तरीके से फिज़िकल जो वर्ल्ड है उससे वो मूव होता है टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. तो ये जर्नी है फ्रॉम द फिज़िकल वर्ल्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. सो लेट्स बिगिन विद द पोइट्रीज टेक्स्ट. तो मैं यहाँ पे एक आपको लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन बताऊँगी. सो दिस वन इज़ द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोइट्री. मैं बता दूँ कि ये पोइट्री जो है वो 5 स्टांजाज में डिवाइडेड है और हर एक स्टांजा में 8 लाइन्स आपको कंसिस्टेंट मिलेगी, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टांजा. The unpurged images of day recede. The emperor's drunken solitary are abad. Night resonance recedes. Night walker's song after great cathedral gong. A starlit or a moonlit dome disdains all that man is. All mere complexities, the fury and the mire of human veins. तो इस पर्टिकुलर स्टांजा में पॉइंट जो बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी. यहाँ पे पॉइंट बाइजेंटियम सिटी जो है उसके नाइट व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो जैसे जैसे नाइट होती है, जैसे जैसे रात होती है, उस टाइम पे उस जो मोमेंट होता है जब पूरा डे रिसीड होता है और नाइट की तरफ जो मोमेंट है वो मूव ऑन होता है, तो उस टाइम पे क्या सीनरी होती है यहाँ पे पॉइंट उसी के बारे में बात कर रहा है. सो जैसे जैसे नाइट इमर्ज हो रही है यहाँ पे जो इम्प्योर इमेजेस है, यहाँ पे दिन की जो इमेजेस है उनको इम्प्योर बताया है पॉइंट ने, द अनपर्स्ड इमेजेस. और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं
वो सारी रिसीड होती जा रही है, वो सारी फैड्स अप होती जा रही है, ठीक है, डीके होती जा रही है, क्योंकि अब रात होने वाला है, तो सब कुछ चारों तरफ डार्कनेस फैल चुकी हैं। एंड जो ड्रंकन जो सोल्जर्स हैं ऑफ द एम्परर्स, जो एम्परर है, जो राजा है, उसके दरबार के जो भी सोल्जर्स हैं, वो भी अब ड्रंक है, कम्प्लीटली ड्रंक है, और वो अब सोने के लिए जा चुके हैं। और इसी टाइम पे जो रात की जो आवाज़ होती है, नाइट जो रेजोनेंस है, वो भी अब कम होती जा रही है धीरे धीरे। और जो लास्ट साउंड है ऑफ द ग्रेट कैथेड्रल, जो कैथेड्रल का जो गॉन्ग जो साउंड होता है, जो घंटे घंटे का जो साउंड होता है, वो भी अब सुनना बंद हो चुका है, वो भी कम हो चुका है। अब सिर्फ आवाज़ आ रही है किसकी? द नाइट वॉकर्स की। जो नाइट वॉकर्स का यहाँ पे मतलब है प्रॉस्टिट्यूट से, ठीक है। तो नाइट वॉकर्स की सिर्फ आवाज़ आ रही है, बाकी जितनी भी आवाज़ें होती हैं दिन के टाइम पे या शाम के टाइम पे, वो सारी फैड्स होती हो गई हैं, ठीक है। आगे पॉइंट बोलता है एज स्टारलिट और मूनलिट डॉम डिस्टेंस ऑल दैट मैनर्स। यहाँ पे पॉइंट का मतलब है कि जो भी यहाँ पे एग्जैक्टली पॉइंट कमेंट कर रहा है अपॉन द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स, जहाँ पे द मूनलिट और द स्टारलिट है, उसमें मतलब जो मून की जो लाइट होती है, जो स्टार्स की लाइट होती हैं, उसमें जो डोम होता है, जो चर्च का जो डोम होता है, वो चमक रहा है। और उसकी चमक इतनी ज़्यादा है कि ह्यूमन जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ड्यू टू द फ्यूरी, गुस्से की वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड वेन्स की वजह से, तो जो चमक है उस डोम की, उस चर्च के डोम की जो चमक है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइटर है देन द डार्कनेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ। यहाँ पे पॉइंट ने एक क्लियर डार्कनेस ऑफ द ह्यूमन फेस, ह्यूमन लाइफ का जो डार्क फेस है उसके बारे में बात की है। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में जो चर्च का जो डोम है, जो कि अभी चमक रहा है इन द लाइट ऑफ स्टार्स एंड मून्स, वो उनसे कहीं ज़्यादा ब्राइटर है। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट किस तरीके से यहाँ पे बात कर रहा है इनटू द वेरी फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोइट्री। यहाँ पे वो क्लियरली जो दिन की जो इमेजेस है उनको इम्प्योर बता रहा है। जो एम्परर के जो दरबान हैं, जो सोल्जर्स हैं, जिनको एग्जैक्टली गार्ड करना चाहिए टू द पैलेस ऑफ द एम्परर, वो अभी ड्रंक आर्ड है पूरी तरीके से। नाइट रिजोनेंस रिसीड हो चुका है। आवाज़ किसकी आ रही है? नाइट वॉकर्स की। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कल्चरल जो डीके हो रहा है धीरे धीरे बाइजेंटियम में, जो कि जानी जाती थी एज द सिटी और होली सिटी। तो अब वो किस तरीके से डीके होती जा रही हैं। ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है इन द वेरी फर्स्ट आंजा, ठीक है। सो दिस वन इज़ द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोइट्री। अब हम बात करेंगे ऑल अबाउट द सेकेंड स्टांजा ऑफ द पोइट्री। सो बिफोर मी फ्लॉट्स एन इमेज, man or shade, shed more than man, more image than a shed. For hate's bob and bond in mummy cloth may unwind the winding path. A mouth that has no moisture and no breath, breathless mouths may summon. I hail the superhuman, I call it death and life and death. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट इस पर्टिकुलर स्टैंजा में पॉइंट बात कर रहे हैं एक इमेज के बारे में, एक स्पिरिट के बारे में बेसिकली। तो यहाँ पॉइंट इन द वेरी सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोइम बाइजेंटियम, द पॉइंट टॉक्स ऑफ द विजन और द इमेज दैट अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। उसके सामने एक इमेज अपीयर हो रही है, उसके बारे में पॉइंट यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड ही वंडर्स, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित है, दैट इफ़ इट इज़ अ मैन और अ शेड, कि ये जो इमेज उसके सामने है ये एक आदमी की है, एक मैन की है, या फिर ये शेड है। आगे पॉइंट और ध्यान से उस इमेज को देखता है, तब वो रियलाइज़ करता है कि ये ज़्यादा शेड उससे ज़्यादा दिख रहा है देन अ मैन, ठीक है। फिर और ध्यान से देखता है तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन में है, और फाइनली वो बोलता है दिस इज़ एन इमेज मोर देन अ शेड। सो यहाँ पे जो फ्लोट जो वर्ब यूज़ किया गया है, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए दैट द इमेज इजंट मूविंग। यहाँ पे इमेज मूव नहीं हो रही है, बट सिंपली कैरिड अवे बाय द wind, सो कन्फर्मिंग इट टू बी ए घोस्ट और स्पिरिट।
तो क्लियरली यहाँ पे पोइटस जो इमेज उसके सामने है वो एक स्पिरिट हो सकता है, घोस्ट हो सकता है। यहाँ पे इस इमेज से आपको पता चल जाना चाहिए। आगे पोइट एक हेज बॉबिन की बात कर रहा है। हेज का मतलब होता है द गॉड ऑफ डेथ। सो हेज बॉबिन की यहाँ पे बात हो रही है, डेड पीपल की यहाँ पे बात हो रही है, जिनके चारों तरफ ममी क्लोथ है। ममी आप जानते हो, जिसके चारों तरफ क्लोथ एक रैप्ड होता है, वाइट क्लोथ रैप्ड होता है। तो जो हेज है यहाँ पे गॉड ऑफ डेथ है, उसके चारों तरफ ममी क्लोथ रैप्ड है। और वो जो गॉड ऑफ डेथ है, जो हेड है, वो अनवाइंड करने की कोशिश कर रहा है द वाइंडिंग पाथ टू रीच हिम। वाइंडिंग पाथ का मतलब हो गया आपका द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। ठीक है, सो उस लाइफ एंड डेथ की साइकिल को अनवाइंड यहाँ पे कौन कर रहा है? द गॉड ऑफ डेथ। ठीक है, आगे द इन द वेरी नेक्स्ट लाइन द पॉइंट डिस्क्राइब टू दैम टू बी विद नो मॉइस्चर और ब्रेथ एंड ड्राई माउथ। यहाँ पे पॉइंट बात कर रहा है कि किस तरीके से जो डेड पीपल होते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं जो सोल्स होती है, जो स्पिरिट्स होती है, जिनका जो माउथ होता है उनमें मॉइस्चर नहीं होता है, ब्रेथ वो प्रॉपर नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो मर चुके हैं, और ड्राई माउथ होते हैं वो लोग। एंड नेक्स्ट वन जब हम बात करें तो येट्स हैज़ यूज, यहाँ पे ममी क्लोथ जो पॉइंट ने यूज़ किया है, यहाँ पे सिम्बॉलिज्म है बेसिकली। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। जो वो कपड़ा है जितना ज़्यादा रैप्ड होता है वो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और जितनी एजेस उसने जी है, जितनी लाइफ उसने जी है उसके बारे में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे जो वो क्लोथ है वो। तो यहाँ पे ममी क्लोथ और जो सोल है इसके बारे में बात करिए कि हमारी जो बॉडी है वो क्लॉथ है अराउंड आवर सोल। ठीक है, और जो सोल है वो हमेशा एक वाइंडिंग पाथ, लाइफ एंड डेथ उसी साइकिल में घूमती रहती है। एक क्लोथ को छोड़ा दूसरे में एंटर, दूसरे को छोड़ा तीसरे में एंटर, तो वो साइकिल भी कंटिन्यू चलता रहता है। So the cloth worn around indicates the complexity of life a soul carries around after death to be unwounded before entering the afterlife. तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट यहाँ पे सोल एंड बॉडी इन दोनों के बारे में बात कर रहा है। बॉडी एक क्लोथ है जिसको हमेशा आफ्टर डेथ चेंज करना पड़ता है, और एक सोल जो है वो कम्प्लीटली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जो हमेशा मूव ऑन करती है इनटू दिस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। आगे हम बात कर रहे हैं इनटू द वेरी थर्ड स्टांजा। तो यहाँ पे पॉइंट बात कर रहा है मिरेकल बर्ड और गोल्डन हैंडीवर्क, मोर मिरेकल देन बर्ड और हैंडीवर्क planted on the starlit golden bow can like the cocks of Hades crow, or by the moon embittered scorn aloud in glory of changeless matter, common bird or petal, and all complexities of mire or blood। तो यहाँ पे पॉइंट बात कर रहा है इनटू द वेरी थर्ड स्टांजा। सो द पॉइंट सी समथिंग दैट लुक्स लाइक अ मिरेकल। यहाँ पे मिरेकल जो है वो एक गोल्डन बर्ड है जो कि प्लांटेड है, बैठा हुआ है अपॉन अ स्टारलिट गोल्डन बो, एक सोने की डाली पे बना हुआ, सोने की डाली बनी हुई है, उसी पे एक गोल्डन बर्ड बैठा हुआ है। सो यहाँ पे जो पॉइंट है वो रेफर कर रहा है टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी ऑफ बाइजेंटियम, जिसके लिए एग्जैक्टली ये सिटी फेमस है। ठीक है, एंड लेटर ऑन जब हम बात करें दैन ही कॉल्स इट अ मिरेकल फॉर इट वाज मोर देन अ बर्ड और हैंडी वर्क, क्योंकि वो जो बर्ड है वो एग्जैक्टली एक आर्टिस्टिक वर्क है, लेकिन वो लाइव दिख रहा है वो जो बर्ड है वो। तो जो ब्यूटी ऑफ आर्ट है, जो ब्यूटी ऑफ हैंडी वर्क है, उसके बारे में पॉइंट यहाँ पे बात कर रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे इट सीम्स टू बी क्राउइंग लाइक द कॉक्स ऑफ हेड्स। जो प्लेस ऑफ डेथ है वहाँ पे जो क्रॉस है, जिस तरीके से क्रॉइंग करते हैं, जिस तरीके से वो जो क्रॉस है वो अपनी आवाज़ निकालते हैं, उसी सेम आवाज़, उसकी ही सेम आवाज़ ये बर्ड निकाल रहा है, विच इज़ नॉन एज द सिटी ऑफ डेथ। एंड वो घोस्ट की भी आवाज़ निकालता है। एंड लेटर ऑन जब हम बात करें, सो इन इट्स ग्लोरी ऑफ चेंजलेस मेटल द स्टेट ऑफ इमॉर्टैलिटी, एंड इट स्कॉन्स लाइक दोज बर्ड्स ऑफ पेटल्स। जो बर्ड्स ऑफ पेटल्स होता है उनकी तरह भी स्कॉन कर रहा है वो, जो ये पर्टिकुलर गोल्डन बर्ड है, जो कि मॉर्टल है। तो मॉर्टल लाइफ को और इमॉर्टल लाइफ को दोनों को रिप्रेजेंट यहाँ पे ये पर्टिकुलर बर्ड कर रहा है। ठीक है, so the bird images serves as a paradox on the immortality gained by the human handiwork.
यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात कर रही है, जो मॉर्टल ह्यूमन लाइफ है उसके बारे में भी यहाँ पे ये बर्ड की इमेजरी के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, प्लस जो इमॉर्टैलिटी होती है ह्यूमन एंटी वर्क की उसके बारे में। तो पैराडॉक्स है यहाँ पे बिटवीन द इमॉर्टैलिटी एंड द मॉर्टैलिटी, and later on it becomes something that is immune to the impurities and aging of human experience. The earth, which is man-made, becomes something that gives reason to human existence. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गोल्डन बर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द कॉन्ट्रास्ट, द पैराडॉक्स बिटवीन द मोर्टैलिटी एंड द इमोर्टैलिटी। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड स्टांजा अबाउट विच वी जस्ट हैड वर्ड्स। अब हम बात करेंगे ऑल अबाउट द फोर्थ स्टांजा ऑफ द पोइट्री। तो फोर्थ स्टांजा में क्या है? सो एट मिडनाइट, यहाँ पे पोइट जो सिटी की मिडनाइट है उसके बारे में बात कर रहा है। एट मिडनाइट ऑन द एम्परर्स पेमेंट फ्लिट, फ्लेम्स दैट नो फिगॉट फीड्स, nor still has lit, nor storm disturbs. Flames begotten of flame, where blood begotten spirits come, and all complexities of fury leave, dying into dance, an agony of trance, an agony of flame that cannot singe sleep. यहाँ पे पॉइंट बात कर रहा है इस पर्टिकुलर स्टांजा में, डिटेल दे रहा है एग्जैक्टली। सो व्हाट द पॉइंट हैज़ विटनेस इन द सिटी एट मिडनाइट। सिटी जो बाइजेंटियम सिटी है उसके मिडनाइट में जो जो पॉइंट विटनेस करता है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो एट मिडनाइट ऑन द एम्परर्स पेमेंट, जो एम्परर का, जो राजा का जो दरबार है, जो बीच में खाली प्लेस होता है, वहाँ पे एक फायर के बारे में बात कर रहा है कि वहाँ पे पॉइंट ने एक फायर देखी, और ये जो फायर है ये ना तो किसी फ्यूल स्टिक, किसी सूखी लकड़ियों की भी फायर नहीं है, उससे नहीं लगी है ये फायर, और ना ही किसी आयरन को, अगर एक आयरन को दूसरे आयरन से हम जब रब करते हैं उससे जब आग निकलती है, ना ही उस तरीके की आग भी नहीं है। सो इट लुक्स लाइक सेल्फ जनरेटेड फ्लेम, ये सेल्फ जनरेटेड फ्लेम है, एंड एक के बाद एक जो फ्लेम है वो बढ़ती जा रही है, एंड इट इज़ जस्ट मिराकुलस। यहाँ पे पॉइंट बहुत ज़्यादा वंडर है, मिराकुलस उसको रिप्रेजेंट हो रही है ये जो फायर है। ठीक है, और ये जो फायर है इसको किसी भी तरीके का स्टॉर्म, आंधी तूफान, कोई भी चीज़, कोई एक सिंगल चीज़ इसको बुझा नहीं सकती हैं। एंड द ब्लड बिगॉटन स्पिरिट्स, अकॉर्डिंग टू, होता क्या है, जो मेडिवल बिलीव्स है, जो मेडिवल बिलीव्स है उसके अकॉर्डिंग जो स्पिरिट्स है, ब्लड बिगॉटन जो स्पिरिट्स हैं, जो स्पिरिट्स आर बिगॉटन ऑफ ब्लड, की जो स्पिरिट्स है वो ब्लड से बिगॉट होती हैं, ऐसा माना जाता है। सो ये जो ब्लड बिगॉटन स्पिरिट्स हैं वो क्या करती हैं, इस फायर के चारों तरफ चारों तरफ डांस करती हैं, और जो भी उनकी इम्प्योरिटीज़ थी उनको वो रिमूव करती हैं। ठीक है, and these blood begotten spirits can also be interpreted as the spirits of those who died during the World War and the Civil War in Ireland. वर्ल्ड वॉर और सिविल वॉर जो आयरलैंड में हुआ था, उस ड्यूरेशन में जो जो लोग मरे थे उनकी स्पिरिट्स को यहाँ पे ये ब्लड बिगॉटन स्पिरिट की इमेजेस के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। Later on, the spirits undergo a dance of trance in this mystical agonizing fire, and that yet can burn even the sleeve. और ये किसी एक सिंगल चीज़ को बर्न भी नहीं कर सकती है, स्लीव किसी एक कपड़े को भी बर्न नहीं कर सकती है। सो यहाँ पे एलिगरी भी यूज़ की गई है, एलिगोरिकली यहाँ पे जो पर्टिकुलर फायर ऑफ जजमेंट मेंशन इन द बाइबल टू दोज इम्प्योर सोल्स, एलिगरी है यहाँ पे। ठीक है, Now this one we have the last stanza, the fifth stanza of the poetry, जिसमें बात कर रहा है poet all about the estradal on the dolphin's mire and blood. Spirit after spirit, the smithies break the flood. The golden smithies of emperor, marbles of the dancing floor, break bitter furies of complexity. Those images that yet fresh images beget, that dolphin torn, that gong tormented sea. अब यहाँ पे पोइट स्टांजा में बात कर रहा है कि जो स्पिरिट्स का जो फाइनल प्रोसेस है उसके बारे में पॉइंट यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो
स्पिरिट आफ्टर स्पिरिट आती हैं और राइड करती हैं अपॉन द बैक ऑफ द डॉल्फिन, ऐसा माना जाता है। रोमन जो माइथोलॉजी है उसमें ये बिलीफ है कि जो भी डेड स्पिरिट्स हैं उनको वो ले जाई जाती हैं ऑन द बैक ऑफ द डॉल्फिन्स टूवर्ड्स द आइल ऑफ द ब्लेसेड्स। ठीक है। सो द गोल्डन ब्लैकस्मिथ्स ऑफ द एम्पर आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग थिंग्स इन ऑर्डर। तो यहाँ पे जो गोल्डन स्मिदीज़ हैं, जो एम्परर के जो गोल्डन स्मिदीज़ हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हर एक चीज़ प्रॉपर वे में होनी चाहिए। सो एट द सेम टाइम द मार्बल्स ऑफ द डांसिंग फ्लोर ब्रेक इवन द लिटिल फ्यूरीज ऑफ कम्प्लेक्सिटी फॉर दोज इमेजेस, सो दैट बिगेट फ्रेश इमेजेस एंड फायर। ये जो प्रोसेस है, स्टिल दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ द स्पिरिट्स बीइंग कैरिड ऑन डिस्पाइट द सी बीइंग torn by the dolphins and the silence of the night disturbed with the gong sound. So this is all about the poetry Byzantium. होप आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। 5 स्टांजाज है। मैंने हर एक स्टांजा को अच्छे से इलैबोरेट करने की कोशिश की है कि किस तरीके से पोइट फिज़िकल वर्ल्ड और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसको डिफ़ाइन कर रहा है पोइट यहाँ पे, और किस तरीके से अब जो होली सिटी बाइजेंटियम है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स द इम्प्योरिटीज़, कि किस तरीके से जो कल्चरल ब्यूटी है, जो कल्चरल जो ट्रेडिशंस हैं वो किस तरीके से डीके हो रहे हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वो सारे इस पोइट्री में पोइट ने बताया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो लेक्चर एट गार्गी क्लासेस। स्टे कनेक्टेड।